हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में स्टूडेंट अभी तक जो भी क्वेश्चन चल रहे थे उन क्वेश्चन में एक पॉइंट ये बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। मान लिया एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को हमने P लिख दिया, और दूसरा पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को Q लिख दिया, और पहुंचना है P से लेकर Q तक। तो अभी तक हम ये क्वेश्चन लगा रहे थे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मान लिया इस रास्ते से चले डायरेक्ट, फिर हम इस रास्ते से इस तरीके से चलें, फिर हम इसी पॉइंट से इस रास्ते से चलें। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये रास्ता मान लिया हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। पहुंचना P से Q तक ही है, पहुंचना है P से Q तक, लेकिन रास्ता बदल गया, पाथ बदल गया। तो स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन का निकालते थे तो अलग अलग रास्ते से इंटीग्रेशन निकालते तो आंसर अलग अलग आता था। अलग अलग रास्ते से निकालते थे, यानी अलग अलग कर्व से निकालते थे तो आंसर अलग अलग आता था। फिर हमने कहा था कि हम एक प्रॉपर्टी बताएंगे, उस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और चाहे हम इस रास्ते से चलें, चाहे इससे चलें, चाहे इससे चलें, चाहे किसी कर्व पर चलें, चाहे किसी पाथ पर चलें, लेकिन आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, आज इसी तरीके के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कई ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बहुत टफ लगेंगी, देखने में ऐसे टफ लगेंगी, ये बहुत टफ है, कैसे समझ में आएगा। तो ऐसी डेफिनेशंस हैं तो उनको पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत इजी वे में समझा देंगे स्टूडेंट, क्योंकि किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है, बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है। हम बताएंगे अपनी लैंग्वेज में, बताएंगे, बिल्कुल आसान कर देंगे। इसके बाद हम उस टॉपिक पर आगे चलते हैं तो फिर अच्छा समझ में आएगा। जैसे डेफिनेशन है हमारी, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको क्लोज्ड कर्व, कंटूर मिलेगा स्टूडेंट। कंटूर क्या होता है, जॉर्डन कर्व क्या होता है, जॉर्डन आर्क क्या होती है, और मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं। और स्टूडेंट फिर इसी में आगे हम ये देखते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या है, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या है। तो इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, दूर से देखेंगे बड़ा अजीब लगेगा। तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंटों को समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, उसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझने का गौर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं जॉर्डन आर्क पर, जॉर्डन कर्व पर। तो जॉर्डन कर्व को बताने से पहले हमें इसमें भी कई पॉइंटों की जरूरत पड़ती है जॉर्डन आर्क या जॉर्डन कर्व में। तो सबसे पहले कर्व देखते हैं स्टूडेंट, जॉर्डन कर्व यानी कर्व क्या है। जॉर्डन कर्व को बताने से पहले हम देखते हैं कर्व क्या है। तो पहले हम कर्व समझते हैं, तो यानी कर्व। तो स्टूडेंट, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्म कर्व की इक्वेशन होगी। तो इसमें एक आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामीट्रिक, इसका मतलब इसमें पैरामीटर लगे हो। पैरामीटर क्या है स्टूडेंट, जैसे हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू मान लिया t और y इक्वल टू यहां पर हमने लिख दिया t का स्क्वायर। x बराबर 80 लिख सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू यहां पर, चलो हम इसी को सिंपल वे में सबसे पहले लिखते हैं। और स्टूडेंट, यहां पर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये पूरी मिला करके एक कर्व की इक्वेशन लिखी है। अभी हम दिखाएंगे, यहां पर कर्व निकल आएगा। एक कर्व की इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट, लेकिन पैरामीट्रिक के फॉर्म में है। पैरामीट्रिक का मतलब है कि इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं। कार्टेशियन सिस्टम में x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों डिपेंड है एक नए वेरिएबल पर, t पर। ये t लिखा हुआ है, यहां पर भी t लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चंस कई ऐसे होंगे कि हम t को हटा करके इसको x y में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके t की वैल्यू उठा करके x जो है इसमें रख दें, तो यानी कि यहां पर मिल जाएगा y, और t इक्वल टू x यहां पर रखेंगे तो स्टूडेंट यहां से मिल जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू y आ गया स्टूडेंट। तो x स्क्वायर y जो होता है ये एक पैराबोला होता है।
इस टाइप का पैराबोला ये बन गया। तो स्टूडेंट ये एक कर्व बना, तो यानी कि ये टी को रिमूव करने के बाद में जो कर्व एक्स वाई में बनता है वो डायरेक्ट ये दिखने लगा, और इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये कर्व आ गया। तो यानी कि ये कर्व बना, लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, और ये जो बना है वो बना है इससे। इसका मतलब ये कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है, एक कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है। तो इस कर्व की इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे लिखेंगे। लेकिन फिर एक बात और इसमें आई कि ये टी और ये टी रिमूव करके हमने एक्स वाई में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन सभी कर्व ऐसे नहीं होंगे कि हम आसानी से इनको कन्वर्ट कर सकें। जैसे यहाँ पर एक हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया y इक्वल टू टी पावर 7 प्लस का 3t और प्लस का यहाँ पर लिखा 4। अब हम इसको कन्वर्ट करें, और यहाँ पर चलो t की पावर यहाँ पर 4 लिखी, ऐसा लिखा। अब हम इसको t हटाने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो t नहीं हटा पाएंगे, बहुत टफ लगेगा, तो ये नहीं हट पाएगा। तो कई इक्वेशंस ऐसे होते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के जो एक्स वाई में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और कई इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम एक्स वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने एक्स वाई में कन्वर्ट आसानी से कर दिया। तो अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में ही बना रहे थे तो हम कर्व की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर z इक्वल टू, हमें मालूम है कि z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। अगर हम इसमें यहाँ पर z की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मान लिया x की जगह यहाँ पर t लिख दिया, प्लस आयोटा इंटू बाई की जगह यहाँ पर लिखा टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है। लेकिन इसमें एक पॉइंट यहां पर रखने की जरूरत है कि यहां पर ये पूरा मिलाकर के कंटिन्यूअस हो, यानी कि जो यहां पर x बराबर t और y बराबर टी स्क्वायर लिखा हुआ है ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। और यहां पर लिखे हूं z इक्वल टू टी प्लस आयोटा इंटू टी स्क्वायर। तो z इक्वल टू यानी कि जो ये पॉइंट है ये कर्व को डिनोट करता है, यानी कर्व की जो इक्वेशन है वो z इक्वल टू कोई भी t का फंक्शन हो सकता है, यानी कि हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं z इक्वल टू यहां पर लिखते हैं एफ टी प्लस आयोटा इंटू जी टी, और t की जो रेंज होगी वो बता दी जाएगी। मान लिया t इक्वल टू अल्फा से यहाँ पर बीटा लिखा हुआ है, t की जो भी रेंज हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो z इक्वल टू लिखा हुआ है एफ टी प्लस आयोटा इंटू जी टी, ये एक कर्व को डिनोट करता है, यही कर्व की इक्वेशन है। बस यहाँ पर ये कंडीशन है कि एफ टी एंड जी टी, तो यहाँ पर एफ टी एंड जी टी बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये जो इक्वेशन जेड की लिखी हुई है ये कर्व की इक्वेशन होती है। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जेड इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी, ऐसा लिख दें, या फिर इसको ऐसा बना रहे हैं। ये एक ही चीज है, यानी टी की वैल्यू यहाँ पर टी की वैल्यू रख दें, यहाँ की टी की वैल्यू रख दें, तो ये कर्व की इक्वेशन आती है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम एक छोटे से पॉइंट से लेकर के चलते हैं, फिर इसको आगे समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर तो स्टूडेंट यहां पर z इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी इज ए कर्व वेयर एक्स टी एंड बाई टी आर कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस हो और t की जो वैल्यू है स्टूडेंट कोई भी हो सकती है, मान लिया अल्फा से बीटा के बीच में है, ये कर्व की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट यहां पर कंटिन्यूअस की बात आई। अब कंटिन्यूअस क्या है, जैसे यहां पर एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि हम कर्व कैसे बनाएंगे और कंटिन्यूअस क्या होता है। कभी कर्व की इक्वेशन नहीं होगी, यानी कि अगर हम एक्स टी और बाई टी अगर कंटिन्यूअस नहीं है
तो फिर ये कर्व की इक्वेशन नहीं होगी। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर x बराबर, अभी जो हमने यहाँ पर लिया था x बराबर t है, और मान लिया यहाँ पर लिखा y इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको z की फॉर्म में लिखें तो z इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखा t प्लस आयोटा इंटू, और इसको यहाँ पर लिख दिया t का स्क्वायर, और मान लिया t की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी हुई है 0 से 4 के बीच में, मान लिया ये रेंज लिखी है। तो यहां पर मान लिया t इक्वल टू हमने 0 लिखा, t इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यहां पर z की वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी जो हमारा ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,0। इसके बाद मान लिया t इक्वल टू हमने 1 लिखा, तो t इक्वल टू जब 1 लिखेंगे स्टूडेंट तो यहां पर मिल जाएगा 1 और प्लस आयोटा इंटू 1 का स्क्वायर, ये भी 1 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट मिला यहाँ पर 1,1 आ गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं t इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू टी का स्क्वायर 4, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2,4, इस तरीके से ये बनेगा। और अगर यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि एक तो पॉइंट हमको मिला 0,0, यह आ जाएगा 0,0, दूसरा मिला 1,1, जब हमने 1 रखा तो 1,1 यहां पर 1 लिया और यहां पर 1 लिया, तो एक पॉइंट ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट देखा 2,4 मिला, तो यानी कि यहां पर 2 आ गया और यहां पर 1, 2, 3 एंड 4, तो इसके सामने ये आ गया। तो स्टूडेंट यहां से अगर हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके का कर्व बनने लगेगा। लेकिन t की रेंज हमने दी है 0 to 4, तो इसका मतलब ये कर्व की एक आर्क है, यहां से लेकर यहां तक, ये कर्व की आर्क है स्टूडेंट। लेकिन ये कंटिन्यूअस है, यानी कि t की वैल्यू 0 से 4 में कंटिन्यूअस है, कुछ भी हम रख सकते हैं। और हमें यहां से ये वैल्यू जो मिलेगी z की, ये भी कंटिन्यूअस है, यानी कि हम ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट पूरा कर्व बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कर्व की स्टूडेंट एक छोटी सी आर्क है, तो इसको हम कंटिन्यूअस आर्क भी कहते हैं। और अगर हमारी t की रेंज लेफ्ट से राइट कुछ भी बनी रहे, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये पूरा एक कर्व बन के तैयार होगा। यानी कि यहाँ पर t की वैल्यू मान लिया नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में रखें, तो स्टूडेंट इधर भी पॉइंट चलेंगे और इधर भी पॉइंट चलेंगे, तो ये पूरा कर्व बन के तैयार हो जाएगा। तो ये होता है स्टूडेंट एक कर्व की इक्वेशन। लेकिन इसमें हम t की वैल्यू एक रेंज में दे दें तो यही कर्व एक आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है यहाँ पर। लेकिन कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, तो एक यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लिया यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू लिखा है मान लिया 1/t-3 और y इक्वल टू यहाँ पर लिखा है t का स्क्वायर, ये कर्व की इक्वेशन है। तो यहाँ पर z इक्वल टू जब यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/t-3 प्लस आयोटा इंटू t का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जैसे हमने t में यहाँ पर रेंज ली, t की वैल्यू हमें लिखनी है 0 से 4 के बीच में। तो स्टूडेंट यहां पर जो t लिखा हुआ है वो 0 से 4 के बीच में है। 0 से 4 के बीच में एक पॉइंट और मिलता है, वो पॉइंट है 3, इसी रेंज में आता है 3। और 3 को अगर हम इसमें उठा करके रखेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर t इक्वल टू 3 पर जो z आएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/0 जब 3 लिखेंगे और प्लस आयोटा इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी आंसर आता है इनफाइनाइट प्लस 9 इंटू आई। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट जो x और y दिए रहते हैं ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। यहाँ पर जो x है ये कंटिन्यूअस नहीं है t इक्वल टू 3 पर, यानी जो रेंज दी जाएगी उसी रेंज में हम वैल्यू रखते हैं। 0 से 4 के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिले जो x को इनफाइनाइट बना दे या फिर y को इनफाइनाइट बना दे। अगर इनफाइनाइट बनाएगा तो फिर हम कहेंगे उस पॉइंट पर हमारा z डिफाइंड नहीं है, और z डिफाइंड नहीं है तो स्टूडेंट ये कर्व की इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर t इक्वल टू 3 पर ये इनफाइनाइट मिल रहा है, यानी कि हम देख लें
t इक्वल टू 3 पर x जो है डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों से मिलकर के बना होता है z। तो यानी कि z कर्व नहीं है, ये नॉट ए कर्व। इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन जो है ये कर्व की इक्वेशन नहीं होगी, नॉट ए कर्व। तो ये होता है स्टूडेंट यहां पर कर्व की इक्वेशन। यहां पर t की रेंज लेफ्ट से राइट इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट दियो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो कर्व बनाता है। अगर एक फिक्स पॉइंट में दियो तो यहां पर ये एक कर्व की आर्क बनाता है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं इसी के आगे सिंपल कर्व की। सिंपल कर्व देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, फिर इसके बाद आगे की बात करेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं सिंपल कर्व पर। सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व स्टूडेंट क्या होता है कि कर्व तो है ही, यानी कि z इक्वल टू जो है हमारा है z इक्वल टू यहां पर लिखा एक्स टी प्लस आयोटा इंटू बाई टी इज ए कर्व। इज ए कर्व एंड z is 1 1 and z is 1 1। ये कर्व हो और z 1 1 हो, देन z is called सिंपल कर्व। z is called सिंपल कर्व। तो स्टूडेंट इसको हम सिंपल कर्व कहते हैं, यानी कि कर्व की इक्वेशन हो। कर्व की इक्वेशन का मतलब उसमें एक्स टी और बाई टी कॉन्टिन्यूअस हो, और स्टूडेंट दूसरी बात इसमें है कि z 1 1 हो। इसको समझते हैं क्या होता है, यानी कि यहां पर जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, यहां पर x बराबर मान लिया यहां पर लिखा t का स्क्वायर और y इक्वल टू यहां पर लिखा t का पावर 4। जैसे फंक्शन 1 1 होता है कि कोई भी फंक्शन है z 1 1, यानी कि इसको हम यहां पर देखें कि z 1 1 हो। z 1 1 का मतलब है कि ये t पर डिफाइंड है। t1 और t2 हमने दो नंबर लिए, दो वैल्यू ली और दोनों वैल्यू हमने अनइक्वल रखी। तो स्टूडेंट आंसर मिले हमारा z1 और z2। t1 पर जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम z1 कहेंगे और t2 पर जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम z2 कहेंगे। तो अगर ये अनइक्वल है तो स्टूडेंट इसका भी आंसर अनइक्वल होना चाहिए। ये होता है 1 1। इसको रिवर्स वे में क्या लिखते हैं, इसको रिवर्स वे में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसके आंसर बराबर आते हैं, नहीं z1 और z2 की वैल्यू बराबर आती है, तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू जिसमें t की यूज हुई है वो t1 और t2 भी बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये भी 1 1 की कंडीशन और ये भी 1 1 कंडीशन है। या तो हम इसको ऐसे लिखें और रिवर्स वे में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब क्या है अपने आप समझ में आएगा ये। जैसे यहाँ पर x बराबर हमने टी स्क्वायर लिखा, y इक्वल टू टी पावर 4 लिखा, तो हमारा जो z बना, तो जो z की वैल्यू आई स्टूडेंट यहाँ पर एक्स टी, यानी कि इसका आंसर होता है एक्स टी प्लस आयोटा इंटू वाई टी। तो यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा z इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टी का पावर 4। अब इसमें स्टूडेंट हम पॉइंट रखते हैं और t की वैल्यू हमने मान लिया यहाँ पर t की वैल्यू है -4 से मान लिया +4, इस रेंज में दे रहे हैं। अब देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं। अगर ये 1 1 है तो सिंपल कर्व है, और स्टूडेंट अगर 1 1 नहीं है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। जैसे यहां पर देखते हैं t की वैल्यू हमने यहां पर 1 रखी, t इक्वल टू 1। t इक्वल टू जब 1 रखेंगे स्टूडेंट तो यहां पर जो z की वैल्यू हम निकालते हैं तो z बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा इंटू 1 का पावर 4 फिर 1। तो यानी कि जो यहां से पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट वो 1 1 मिल जाएगा। ये यानी z की वैल्यू 1 प्लस आई आई। अगर हम t इक्वल टू यहां पर लिखते हैं -1 तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा z इक्वल टू, जब -1 का स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट तो +1 आएगा, और यहां पर स्टूडेंट -1 का पावर 4 लिखेंगे तो +1 आएगा। यानी कि फिर यहां से मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा।
इसका मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू है यानी T1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और T2 की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं -1 है। दोनों स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं T1 डज नॉट इक्वल टू T2, T1 और T2 यानी कि ये वैल्यू अनइक्वल है। लेकिन यहाँ पर जो Z1 की वैल्यू हमने देखी 1 + i है और Z2 की वैल्यू देखी ये भी 1 + i है, तो इसका मतलब यहाँ पर बट Z1 इक्वल टू यहाँ पर Z2 मिल गया। इसका मतलब है कि ये हमारा 1 1 नहीं है, क्योंकि हमने 1 1 कंडीशन बताई है कि अनइक्वल वैल्यू पर आंसर भी अनइक्वल मिले। तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट कि हम यहां पर T1 की वैल्यू हमने रखी है -1 और T2 की वैल्यू रखी है -1, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर मिला हुआ है 1 + i यानी 1 + i। तो यानी कि Z1 बराबर Z2 आ गया और T1 डज नॉट इक्वल टू T2 है, यानी कि अलग अलग वैल्यू रखने पर आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब जो Z हमारा है ये 1 1 नहीं है। 1 1 की कंडीशन है कि डिफरेंट वैल्यू रखने पर आंसर डिफरेंट मिले। ये हम दूसरी लैंग्वेज में स्टूडेंट इसको कहते हैं कि जब डिफरेंट वैल्यू पर आंसर सेम आता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मल्टीपल पॉइंट। यानी कि जो यहाँ पर t = 1 है और t = -1 है, इसे हम z की वैल्यू में जब रखते हैं तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर t जो है हमारा ये मल्टीपल पॉइंट है, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यू पर आंसर सेम दे। तो मल्टीपल पॉइंट ना हो या हम ऐसा कह सकते हैं कि z हमारा जो है वो 1 1 नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा जो ये कर्व है ये सिंपल कर्व नहीं होगा। सिंपल कर्व उसको कहते हैं कि जहां पर T1 1 हो, Z जो हमारा है ये 1 1 हो और कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस का मतलब हर वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि x की s में t की कोई वैल्यू रखें इस रेंज में, जो हमारी रेंज दी है वो रेंज दी है 1 से लेकर 4 तक, यानी -4 से लेकर +4 तक, कुछ भी इसमें रखें तो ये भी वैल्यू देगा, हर वैल्यू देगा, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस है। और इसमें अगर हम रखते हैं -4 के 4 के बीच में वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हर वैल्यू इसमें मिलेगी, यानी कंटिन्यूअस तो है, कर्व तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस कर्व को हम सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। अब सिंपल कर्व किसको कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया x = मान लिया यहाँ पर लिखा t + 1 और यहाँ पर लिखा y = मान लिया t²। तो अब यहाँ से जो z बना वो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं t + 1 + i × t का स्क्वायर। तो स्टूडेंट कोई भी इसमें हम पॉइंट डिफरेंट रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रख दिया t = -1, t बराबर -1, तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आ जाएगी -1 और +1 0, और यहाँ पर स्टूडेंट -1 का स्क्वायर i आएगा, और t की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो आंसर आता है 1 + 1 2, यानी z की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 1 तो 2 आ गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो i आ गया। तो यानी कि यहाँ पर z की जो वैल्यू आई 2 + i, इसका मतलब है t बराबर 1 पर ये अलग है और t बराबर -1 पर आंसर अलग है। कोई भी हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये कर्व लिखा हुआ है स्टूडेंट ये एक सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल कर्व है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल कर्व में और कर्व में ये डिफरेंस है। कर्व कोई भी हो सकता है, ये भी कर्व है, ये मल्टीपल पॉइंट का कर्व है, ये भी कंटिन्यूअस है बन रहा है, और ये भी कर्व है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू रखने पर आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल कर्व। और स्टूडेंट टी की रेंज जो है यही पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, केवल हमें लिखना है -4 से +4 तक। ये जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक कर्व का पार्ट 1 के तैयार होगा, एक कर्व का पार्ट 1 के तैयार होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं यहाँ पर आर्क। जब रेंज टी की क्लियर होती है कि यहां से यहां तक ही वैल्यू रखनी है तो फिर कर्व का एक पार्ट बनता है, इसी पार्ट को हम आर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर ये सिंपल आर्क है, ये जो यहां पर टी की रेंज दी है, इस रेंज में अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे ये सिंपल एक आर्क बनी हुई है, कंटिन्यूअस आर्क बनी हुई है, या हम इसी को जॉर्डन आर्क भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? जॉर्डन आर्क। जॉर्डन आर्क का मतलब है कि कर्व की इक्वेशन यानी आर्क की इक्वेशन कंटिन्यूअस आर्क हो
लेकिन इसमें मल्टीपल पॉइंट ना हो, यानी कि Z11 हो, Z11 की कंडीशन को होल्ड करे और कंटिन्यूअस हो, यानी कि जो आर्क कंटिन्यूअस हो, ध्यान से समझिए, जो आर्क कंटिन्यूअस हो और 11 की कंडीशन को होल्ड करे उसको हम कहते हैं जॉर्डन आर्क। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्लोज्ड कर्व पर। क्लोज्ड कर्व क्या होता है इसको देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट अभी यहां पर जॉर्डन आर्क पढ़ा, जॉर्डन आर्क। अब यहां पर पढ़ते हैं क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व से पढ़ने से पहले हम जॉर्डन आर्क के बाद में जॉर्डन कर्व होता है उसको भी देख लें, जॉर्डन कर्व क्या है। तो यहां पर लिखा है जॉर्डन कर्व, मान लिया यहां पर जॉर्डन कर्व जो है, तो जॉर्डन आर्क की जो कंडीशन बताई है स्टूडेंट, यानी कि जो जेड दिया हो ये कंटिन्यूअस हो, जेड जो हमारा ये कंटिन्यूअस हो, यानी कि टी की वैल्यू इसमें हम रखते जाएं और आंसर मिलता चला जाए, और मल्टीपल पॉइंट ना हो, यानी कि Z11 की कंडीशन को होल्ड करे तो जो आर्क बनती है उसको हम कहते हैं जॉर्डन आर्क। और जॉर्डन आर्क एक दूसरी हो उसको उसमें जोड़ दें, फिर एक तीसरी जॉर्डन आर्क बने, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस बना रहे और जेड मल्टीपल पॉइंट ना हो, यानी Z11 की कंडीशन को होल्ड करे तो जितनी भी आर्क बने वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो स्टूडेंट। जैसे यहां पर एक आर्क हमारी ये बनी, यहां पर भी मल्टीपल पॉइंट नहीं है, यानी जेड की जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएं, टी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखें और जेड का आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिले और कंटिन्यूअस आर्क बनी। एक दूसरी आर्क उसमें भी Z11 की कंडीशन को होल्ड करे और कंटिन्यूअस हो, मान लिया ये बनी, और एक तीसरी आर्क मान लिया ये बनी यहीं से ज्वाइंट होकर के, और एक चौथी आर्क मान लिया यहां से ऐसी बनी, फिर यहां पर देख लें स्टूडेंट ऐसी बनी, तो यहां से ये कर्व बन के तैयार होता है। इस कर्व को कहते हैं हम जॉर्डन कर्व, यानी जॉर्डन कर्व का मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ, ये फाइनाइट नंबर यानी 1 2 3 ये जो आर्कें जुड़ी हुई हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस आर्क, फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जॉर्डन आर्क, जॉर्डन आर्क से मिलकर के कंटिन्यूअस जोड़ते चले जाएं तो जो कर्व बन के तैयार होता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं जॉर्डन कर्व। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड कर्व पर। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, तो स्टूडेंट जैसे हमने यहां पर एक कर्व की इक्वेशन लिखी, z इक्वल टू मान लिया यहां पर xt और प्लस आयोटा इंटू बाई टी, ये कर्व की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन में तो यहां पर लिखते हैं एक कर्व z इक्वल टू xt प्लस आयोटा इंटू बाई टी इज, और ये डिफाइंड है यहां पर t की वैल्यू मान लिया अल्फा से बीटा के बीच में, इज कॉल्ड क्लोज्ड। ये क्लोज्ड कर्व होगा स्टूडेंट। क्लोज्ड कर्व कब होगा, जब एंड पॉइंट पर यानी कि t की फर्स्ट वैल्यू और t की लास्ट वैल्यू पर z का आंसर इक्वल हो, यानी कि इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ, यानी z अल्फा की वैल्यू और z बीटा की वैल्यू ये इक्वल आ जाए। अब जैसे यहां पर हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था x इक्वल टू टी और y इक्वल टू मान लिया यहां पर टी स्क्वायर, तो यहां पर मान लिया डिफाइन है t की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, तो ये कंटिन्यूअस आर्क बनी हुई है, कर्व बना हुआ है। तो यहां पर अगर हम रखते हैं z, तो z बराबर यहां पर आता है t प्लस आयोटा इंटू यहां पर t का स्क्वायर। एंड पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं मान लिया 1, तो Z1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस आई इंटू 1 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहां से आंसर आ जाएगा 1 प्लस आई। और दूसरा यहां पर पॉइंट है 4, तो यानी Z4 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आता है यहां पर 4 प्लस आयोटा इंटू 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 प्लस 16 आई। तो इसका मतलब यहां पर Z1 की वैल्यू और Z4 की वैल्यू यहाँ पर अनइक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कर्व लिखा हुआ है, कर्व की इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये स्टूडेंट ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये
क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब क्लोज्ड कर्व की बात करते हैं, क्लोज्ड कर्व कैसे चेक करेंगे। तो यहां पर x बराबर जैसे हमारा लिखा हुआ है cos ऑफ t, मान लिया cos t ले लिया, और y इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है sin t। तो z जो बन के तैयार आएगा, यानी कि z की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां पर हमने लिखा cos ऑफ t प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ t, और यहां पर जो t की रेंज है स्टूडेंट मान लिया यहां पर 0 से 2 पाई के बीच में है, ये रेंज है। तो इसमें यहां पर t इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है 2 पाई। अब इसकी बात करते हैं, तो यानी कि यहां पर मान लिया t की वैल्यू हमने 0 रखी, t इक्वल टू यहां पर 0, तो z की वैल्यू फाइंड करें। तो z बराबर स्टूडेंट यहां पर यानी z0 की जो वैल्यू आ जाएगी cos 0 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 0, यानी कि यहां से मिल जाएगा साइन 0, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि z0 की जो वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट ये मिली 1 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि 1 आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, 2 पाई रख दें एंड पॉइंट पर, यानी कि यहां पर t इक्वल टू हमने 2 पाई रखा, तो यहां पर z 2 पाई की वैल्यू निकाली, तो स्टूडेंट यहां से आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 2 पाई, इतना आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि स्टूडेंट यहां से आ जाएगा z 2 पाई, z की 2 पाई पर वैल्यू आ जाएगी z की cos 2 पाई की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर आयोटा इंटू साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसको z में अगर हम रखते हैं आंसर अगर सेम आता है तो हम कहेंगे z हमारा जो है वो क्लोज्ड है। तो यानी कि यहाँ पर z इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 है, तो z इक्वल टू 0 पर जो आंसर आया वो 1 है, और लास्ट पॉइंट हमारा जो है 2 पाई है, तो z इक्वल टू 2 पाई, यानी कि t इक्वल टू 2 पाई पर जो z 2 पाई की वैल्यू निकली है वो भी 1 है स्टूडेंट। तो इसका मतलब z0 इक्वल टू यहाँ से आंसर जो आया है वो z 2 पाई, ये बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा z है ये क्लोज्ड कर्व है, z इक्वल टू cos t प्लस आयोटा इंटू साइन t, t की वैल्यू 0 से 2 पाई की रेंज में अगर हम देखेंगे तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। तो स्टूडेंट ये होता है क्लोज्ड कर्व। तो आज यहां पर और स्टूडेंट हमारे जो वीडियोज पड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, वो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। अगर हम ऐसे ही अपलोड करते हैं आप देखेंगे तो इसमें लगेगा मिक्सिंग वीडियो है, सब ऐसे ही है, देखने में अजीब लगेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने एनालिटिक फंक्शन पढ़ा रखा है, पावर सीरीज है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ये चल रहा है, और एक हमारी वो लीनियर प्रोग्रामिंग, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें हमारे बहुत से टॉपिक उसमें अपलोड हैं स्टूडेंट, जैसे हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है, इस टाइप से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो ये सब उसमें हमने अपलोड कर रखा है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और हमारे सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सेमेस्टर वाइज भी बनी हुई है, थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और आगे वीडियोज में इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे, और उसमें फिर हम आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगले टॉपिक में आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे। दैट्स ऑल।